ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का स्वागत है फोकस कॉन्सेप्ट्स पर। आज जो पेपर हम सॉल्व करेंगे, जिसके मैथ्स के सॉल्यूशंस करेंगे, वो पेपर रहेगा जूनियर क्लर्क। देखो बता देता हूँ मैं आपको, जूनियर क्लर्क यानी कि पोस्ट कोड 19/15। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ था, यानी कि 2019 में। और टोटल 4 से 5 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुए थे इस पेपर के लिए। उन सभी पेपर्स की आंसर की मैं कंबाइन कर चुका हूँ एक पीडीएफ में, और उसी पीडीएफ से हम सॉल्यूशंस करेंगे। हालांकि अगर आप इस पीडीएफ तक पहुंचना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस पीडीएफ में जैसे कि पहला पेपर आपको नज़र आ रहा है 11/10/2019 का है, मॉर्निंग शिफ्ट का। और टोटल 40 क्वेश्चन हमें यहाँ मैथ्स के मिलने वाले हैं। और उन सॉल्यूशंस को ना मैंने इस बार अलग से नहीं लिखा, तो उसका रीज़न ये है कि मतलब बहुत ईजी लेवल है इसमें मैथ्स का। हम साथ साथ क्वेश्चन को करते करते समझ लेंगे, अलग से सॉल्यूशन लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं थी। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पेपर। टोटल 40 क्वेश्चंस रहेंगे, बड़े ध्यान से आपको समझने हैं। देखो पहला क्वेश्चन आप लोगों को नज़र आ रहा है। 240 रुपये को 3 भागों में इस तरह से हमने बांटना है कि जो दूसरा भाग है वो तीसरे भाग का ना 1/5 हो। इसके अलावा देखो पहला भाग और तीसरा भाग, इनका रेशियो हमें दे रखा है, और ये रेशियो है 2:5। अच्छा, सेकंड भी आप निकाल सकते हो, जैसे कि आपको बोला है कि भाई जो सेकंड पार्ट है वो 1/5 है, 1/5 है। किसका? तीसरे का। तीसरा नंबर आपको नज़र आ रहा है 5। अगर आप 5 का 1/5 निकालते हो तो आपको 1 मिलता है, यानी कि सेकंड नंबर 1 के रेशियो में होगा। अब बड़े ध्यान से देखो, इन तीनों को हमने 240 में बांटना है, मतलब इस रेशियो में 240 बांटना है। तो बांटना आपको आता है कि जैसे आपको नज़र आ रहा है 5 और 1 6 और 2 8 यूनिट ये बन रहे हैं, और इस 8 यूनिट की वैल्यू 240 है। तो आप देखोगे कि 1 यूनिट की वैल्यू 30 होगी। बस 30 से मल्टीप्लाई आपको करते हुए चलना है, और तीनों नंबर्स को आप निकाल सकते हो। तो फर्स्ट नंबर जैसे कि आप देख पा रहे हो, 30 गुना 2 60, दूसरा नंबर 30 गुना 1 30, और तीसरा नंबर 30 गुना 5 150। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो इसी के नीचे सेकंड क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी रेशियो ही बनेगा। बोला है कि भाई 4 नंबर्स में से जिनका एवरेज 80 है, तो उनमें से जो फर्स्ट नंबर है ना, वो अदर नंबर्स के सम का, मतलब कि शेष संख्याओं के योग का 1/7 है। अब देखो टोटल 4 संख्याएं हैं, एक मैंने लिख दी यहाँ। तो बची कौन कौन सी? एक तो सेकंड, एक थर्ड, और एक फोर्थ। तो कहता है कि जितना योग है ना इन तीनों का, तो उसका 1/7 फर्स्ट नंबर है। मतलब अगर मैं इसको मान लूँ कि भाई तीनों का योग 7 है, तो फर्स्ट नंबर 1 होगा। अब आप मुझे ये बताओ कि इन सभी संख्याओं का योग कितना नज़र आ रहा है आपको? तो आप बोलोगे 1 और 7 8। अच्छा, अगर मैं इन सभी नंबर्स का एवरेज निकालूँ तो मुझे इस सम को ना 4 से डिवाइड करना होगा, और तब जाके मेरा एवरेज आएगा 2। अच्छा, 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 80। जो एवरेज हम 2 निकाल रहे हैं ना, वो एक्चुअली में 80 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 होगी। अब इसने हमसे पूछा है कि पहली संख्या बताओ, तो पहली संख्या जो हम 1 यूनिट मान के बैठे हैं वो 40 गुना हो जाएगी, यानी कि 40 इसका आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 एक पाई चार्ट आपको दिखा रखा है यहाँ। पहले सवाल पढ़ लेते हैं पाई चार्ट देखने से पहले। पाई चार्ट में ना हमें एक तो बता रखा है राजस्व। राजस्व का मतलब होता है रेवेन्यू। और दूसरा बता रखा है अनुमानित व्यय, यानी कि एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। उसके अलावा 10% हमें यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए। तो कहता है कि भाई रेवेन्यू को कितना बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अब चलते हैं इस पाई चार्ट पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस पाई चार्ट में एक तो आपको राजस्व बिल्कुल अलग से दिखा रखा है, ये पार्ट 600। और इसके अलावा जब आप इन सब को जोड़ोगे तो ये होगा देखो खर्च। चलो जोड़ते हैं इनको। 50 और 60 110, और 40 150। 150 और 300 450, और 120 जोड़ोगे तो 570। यानी कि जो खर्च है यहाँ पर वो है देखो 570। मतलब 570 रुपये खर्च किए, तब जाकर हमें राजस्व मिला 600 रुपये। तो इसका मतलब है कि 30 रुपये कमाने के लिए मिल रही है। अभी उसने बोला है कि हमने 10% लाभ कमाना है, तो 10% देखो इसी का कमा हो गया। एक तरीके से ये सीपी है आपका। अब ये सीपी है
तो ये एस पी है मान लो। अब आप देख पा रहे हो कि भाई अगर सी पी 570 है तो इसका 10% 57 रुपये होता है, मतलब 57 रुपये हमने कमाने हैं। जबकि आप देखोगे 30 रुपये तो ऑलरेडी हम कमा ही रहे हैं, तो कितने और कमाने हैं हमने, 27 रुपये। अब ये जो 27 रुपये हम कमाएंगे ना, ये कितने पर, राजस्व पर, क्योंकि उसने बोला राजस्व को बढ़ाना है। यानी कि राजस्व जो है टोटल 57 का गैप होना चाहिए खर्च और राजस्व में, 30 का ऑलरेडी है, 27 हमें और बढ़ाना है राजस्व को। तो बस यही चीज़ आप परसेंटेज में निकालोगे जब, तो आपको बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा 4.5%, और यही इसका आंसर है। चलो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल आसान सवाल। कहता है कि एक रिबन है और इस रेशियो में उसकी लंबाई घटा दी, मतलब अगर पहले 4 थी उसकी लंबाई, तो अभी हम उसको 3 पर ले आए। अच्छा, शुरुआती लंबाई 60 है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो आपको पता चल रहा है 1 यूनिट की वैल्यू 15 है। यहाँ से आप 3 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई अब ये रस्सी ना, मतलब ये रिबन 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रह चुकी है, वही हमसे पूछा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में देखो एक आपको दिखा रखा है यहाँ पर, मतलब चित्र, और इसमें बता रखा है कि 2010-11 से 2017-18 तक एक देश के नकदी भंडार को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक भंडार रखने वाले वर्षों का औसत नकदी भंडार क्या है। आपको सिर्फ यहाँ पर ना इतनी सी बात देखनी है कि भाई वो कौन कौन से ईयर में ऐसा हो रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में ना वो अधिक जा रहे हैं। देखो समझाता हूँ आपको देखो ये नज़र आ रहा होगा, ये 250, मतलब सॉरी 150, तो आप देख पा रहे हो कि पिछले वर्ष की तुलना में ये अधिक है। बस हमें ऐसे ही नंबर पकड़ने जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हो। 130 आप देख पा रहे हो अगला नंबर, इसको नहीं लेना क्योंकि ये तो कम हो रहा है, हमने ज़्यादा वाले लेने हैं। दूसरा नंबर देखो हमें ये मिल रहा है जो पिछले वर्ष की तुलना में उठा है। तीसरा नंबर हमें ये भी मिल रहा है, ये भी अपने पिछले वर्ष की तुलना में इंक्रीज़ हुआ है। और चौथा नंबर हमें ये दिख रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इन चारों नंबर्स का ना एवरेज निकालना है। और एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, इन सभी को जोड़कर डिवाइड बाय 4 करना होगा। तो चलो इनको जोड़ते हैं, 150, 150, 300, 6 को अलग कर लेते हैं, बाद में जोड़ लेंगे। 300 में 200 जोड़ लेते हैं, 500, 10 बाद में जोड़ेंगे। और 500 में 250 जोड़ते हैं, 2 बाद में जोड़ेंगे, 750। और 750 में जब आप इतना जोड़ोगे तो ये आपको 768 मिल जाएगा। अब 768 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 192, यानी कि जो एवरेज होगा ना वो 192 होगा। उम्मीद है भाई ये चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 5 ही था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देखो यहाँ क्या कहते हैं कि एक मेज को 30% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य 100 रुपये कम होते तो लाभ 10% अधिक होता। लागत मूल्य ज्ञात करें। देखो इसका मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ पहले, अभी आप इस क्वेश्चन को बाद में पढ़ना। पहले एक बात बताओ, जैसे मान लो 2 नंबर है 20 और 25, और मान लो कि मैं दोनों में ना कुछ भी नंबर जोड़ दूँ लेकिन बराबर बराबर, जैसे मैं 5-5 जोड़ लेता हूँ, तो बराबर बराबर जोड़ने पर ये नए नंबर्स जो बने वो 25 और 30 बने। तो समझाना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि देखो जो डिफरेंस था नंबर्स के बीच में, ओरिजिनल नंबर्स के बीच में, वही डिफरेंस नए नंबर्स के बीच में भी बन रहे हैं। और वो इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने दोनों तरफ ना इक्वल इक्वल जोड़ा था। तो कभी भी अगर 2 नंबर्स में हम इक्वल इक्वल जोड़े या इक्वल इक्वल घटाए, बट उनका जो डिफरेंस होगा ना वो सेम होगा। इस छोटे से कॉन्सेप्ट से देखो हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। अब आपको करना क्या है कि एक रेशियो बनाना है। जैसे 30% लाभ पर सीपी और एसपी का रेशियो बनाना है, यानी क्रय और विक्रय का। तो आप बोलोगे 30% की फ्रैक्शन 3/10 होती है। तो 3/10 का मतलब ये है कि अगर जो 10 रुपये में मेज खरीदी थी तो 3 रुपये कमाकर 13 में बेची होगी। अब उसके बाद इसको हम पढ़ेंगे बाद में। आपको आना है अब सीधा कि लास्ट में रिजल्ट क्या होता है। तो बोला है कि 10% लाभ नहीं होता बल्कि 10% ज़्यादा लाभ होता है। पहले 30 था तो अभी 40% लाभ होगा। अब 40% की क्या फ्रैक्शन होती है, तो आप बोलोगे 2/5।
तो इसका मतलब होगा कि भाई अगर यहाँ पर हम CP को 5 लेके चले तो SP को 7 लेना होगा। ऐसे दो रेशियो आप समझ गए होंगे कैसे बनाने हैं। उसके बाद अगला काम आप क्या करोगे कि देखो दोनों में, चाहे वो लागत मूल्य हो CP या विक्रय मूल्य हो यानी SP, दोनों में ना हम बराबर बराबर जोड़ रहे हैं, सॉरी बराबर बराबर घटा रहे हैं, 100 रुपये हम कम कर रहे हैं। अभी मैंने आपको समझाया था कि इन दोनों नंबर्स में चाहे तो हम बराबर बराबर जोड़ लें या बराबर बराबर घटा लें, बट डिफरेंस सेम रहना चाहिए। तो वही चीज़ हम रेशियो में देखते हैं कि भाई इन दोनों का और इन दोनों का डिफरेंस क्या सेम है क्या। ऊपर आप देख पा रहे हो डिफरेंस 3 का है और नीचे आप देख पा रहे हो डिफरेंस 2 का है। तो इनको ना सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए ऊपर वाले नंबर्स को आप करोगे 2 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले नंबर्स को आप करोगे 3 से मल्टीप्लाई। तो 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करने पर देखो CP जो मिलेगा ना आपको, यहाँ पर वो मिलेगा अब 20 रुपये। यहाँ जो सेलिंग प्राइस आपको मिलेगा डबल करने के बाद वो मिलेगा 26 रुपये। अच्छा, नीचे वाले नंबर से क्योंकि 3 गुना करना है तो यहाँ आपको नंबर मिलेगा 15 और यहाँ आपको मिलेगा 21। इस बात को मैं दोबारा से लिख देता हूँ एक बारी साफ साफ। देखो CP जो बन गया था आपका वो 20 बन गया था और SP जो आपका बन गया था वो 26 बना था। यहाँ जो नए CP और SP बने थे वो 15 और 21 बने थे। अब क्या हुआ कि हमने ऊपर नीचे ना डिफरेंस सेम बना दिया। अब डिफरेंस सेम होने के बाद ये चीज़ें अब बैलेंस हो चुकी है। कहने का मतलब है आपको CP और SP अब बराबर बराबर ही कम होता नज़र आएगा और आपको दोनों जगह ना 5-5 यूनिट कम होता नज़र आ रहा होगा। बस इसी 5 की वैल्यू 100 है, यानी कि 20 टाइम्स, या फिर 1 यूनिट की वैल्यू 20। और CP हमसे पूछा है तो CP ये माना जाएगा ओरिजिनल CP। तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी जबकि 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो आप बोलोगे 400। यही इसका आंसर है। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। देखो यहाँ एक पाई चार्ट दिखा रखा है और 7 ज़िले हमें बता रखे हैं कि कितनी % पॉपुलेशन किस ज़िले में है। कहता है ये सभी ज़िले मिलाकर शहर बनाते हैं, ठीक है। और आगे कहता है A और G ज़िले की संयुक्त जनसंख्या 20,000 है। देखो यार, आपको A नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पर G नज़र आ रहा है और इन दोनों को जोड़ने से ना देखो 25% पॉपुलेशन बन रही है और इस 25% की हमें वैल्यू दे रखी है 20,000 रुपये। अच्छा, हमसे पूछा जा रहा है तो शहर की जनसंख्या कितनी है। अब शहर की जनसंख्या तो पूरी 100% ही होगी और आप समझ पा रहे हो कि 25% की वैल्यू इतनी है तो 100% तो भाई 25 का 4 गुना होता है। अब सीधा सीधा इसको 4 से गुना करोगे तो 100% की वैल्यू ना 80,000 आ जाएगी और यही क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो उससे भी आसान क्वेश्चन है। बोला है कि भाई एक फल विक्रेता 150 रुपये में संतरे का एक बॉक्स खरीदता है, मतलब ये है उसका CP। अच्छा, बेचता कितने में है, तो बेचता 100 रुपये में है। तो आपको नज़र आ रहा होगा उसको हानि होगी, बस इसी हानि का ना प्रतिशत निकालना है। तो 50 की हानि हुई है और नीचे हम CP रखते हैं यानी 150 और % के लिए 100। तो 1/3 बना रहे हैं और 1/3 आपको याद होगा 100 का तीसरा हिस्सा होता है 33.33%। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ भी देखो एक आपको दिखा रखा है ग्राफ, एक चार्ट दिखा रखा है और क्या कहते हैं कि निम्न बार चार्ट 2013 से 2018 में भारत द्वारा निर्यात जूट की मात्रा मिलियन kg को दर्शाता है। पिछले वर्ष के तुलना में बाकी वर्षों का निर्यात कम है। तो किस वर्ष निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक गिरावट आई है, समझते हैं। देखो भाई, अब हमसे इसने पूछा है कि सबसे अधिक गिरावट किस वर्ष में आई है। तो एक तो ना इसे तो काट ही दो क्योंकि यहाँ पर गिरावट नहीं आई बल्कि बढ़ोतरी हुई है। यहाँ भी अगर आप देख रहे हो तो पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, गिरावट देखो यहाँ से चलती आ रही है और सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ आई है ये हमें पता करना है। अब हम चाहे तो % भी निकाल सकते हैं और अगर हम चाहे तो इनको फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं। पहले आप मुझे बताओ यहाँ आपको कितनी गिरावट नज़र आई। आप बोलोगे 25 की,
25 की गिरावट कितने पर है भाई? 250 पर। अच्छा, 25/250 का मतलब क्या होता है? 25/250 का मतलब होता है 1/10। और अगर परसेंटेज में भी निकालोगे ना तो 10% होता है ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर आप ये वाली गिरावट देखोगे तो यहाँ आपको 25 की गिरावट फिर से नज़र आ रही है, बट ये गिरावट ना असल में 225 पर होगी। अच्छा, यहाँ से फ्रैक्शन 1/9 बन रही है, और 1/9 बनाता है 11 सहित 1/9%। जैसे 1/10 10% बना रहा था, वैसे ही ये 11 सहित 1/9 बनाएगा। फिर से देखते हैं आगे। तीसरी गिरावट देखो यहाँ नज़र आ रही है 20 की, और ये 20 की गिरावट है 200 पर। तो आप बोलोगे 20 की गिरावट 200 पर। अच्छा, 20/200 कितना होता है? 1/10। और 1/10 कितना होता है? 10%। तो आप खुद ही बताओ कि सबसे ज़्यादा गिरावट आपको यही तो नज़र आ रही है। और ये जो गिरावट आपको नज़र आ रही है, ये कौन से ईयर में है भाई? 2015 में। तो 2015 में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 फिर से उसी कॉन्सेप्ट पर है जो भी हमने ऊपर समझा था। यहाँ कहता है कि दो नंबर्स का रेशियो 5:3 है। हम उनमें कितना कितना जोड़ें, मतलब जो भी जोड़ेंगे ना बराबर जोड़ेंगे, ताकि ये रेशियो 10:9 हो जाए। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि भाई बराबर बराबर जोड़े या बराबर बराबर घटाए, लेकिन नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ऊपर आप देख पा रहे हो डिफरेंस 2 का है, नीचे आप देख पा रहे हो डिफरेंस 1 का है। तो आप करोगे क्या? नीचे वाले नंबर्स को ना डबल कर दो, मतलब आप लिखोगे 20 और 18। और अब क्या होगा कि सेम डिफरेंस बन गया, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। और आप देख पा रहे हो कितना जोड़ने पर? तो 15 जोड़ने पर। 15 ही इसका आंसर है बस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। देखो इस क्वेश्चन में टोटल 12 लड़कियां हैं, और 12 लड़कियों में से 11 लड़कियों ने अपने भोजन के लिए ना 40 रुपये खर्च किए, मतलब 40-40 रुपये एक तरीके से उन्होंने पे किए। 12वीं लड़की ने सभी के औसत खर्चे से 10 रुपये अधिक खर्च किए, तो उन सभी द्वारा खर्च किया गया कुल पैसा कितना था? देखो समझते हैं। होता क्या है कि मान लो इन्होंने कुछ भोजन किया और बिल बना उसके बाद। अब ये जो बिल है ना ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 12 लोगों में, 12 लड़कियों में। तो वहाँ से ना एवरेज निकल कर आएगा। एवरेज का मतलब होगा एक का हिस्सा, कि एक लड़की को इतने रुपए देने चाहिए। अब जब पैसे निकालने की बात आई तो 12 में से 11 लड़कियों ने 40-40 रुपये दिए, और वो साइड होती गई। अभी तक हमें ना देखो ये नहीं पता चल रहा कि भाई ये जो 40-40 रुपये दे रहे हैं, ये एवरेज जितना ही दे रहे हैं या उससे कम दे रहे हैं या उससे ज़्यादा दे रहे हैं। तो इस बात का खुलासा होगा जब बिल्कुल बात पहुंचेगी आखिरी मेंबर पे। आखिरी मेंबर को भी देखो देना क्या चाहिए? सिर्फ़ और सिर्फ एवरेज। वो तो उसने दिया, लेकिन फिर उसने जो 10 रुपये ज़्यादा दिए ना, ये बात समझो आप, ये 10 रुपये उसे नहीं देने चाहिए थे। ये असल में 10 रुपये इसलिए दिए उसने क्योंकि इससे पहले 11 लड़कियों ने मिलाकर 10 रुपये कम दिए होंगे। तो अगर हम इसी 10 को बांट लें 11 लड़कियों पर, तब हमें पता चलेगा कि एक लड़की ने कितना पैसा कम दिया। अच्छा, जब आप इसको डिवाइड करोगे, मतलब 10 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे, पॉइंट लगा के 0 और 99, तो ये तकरीबन आपको ना 0.909 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लड़की 40-40 रुपये दे रही थी तो उसको इतना और देना चाहिए था, यानी कि एक लड़की को 40.909 देने चाहिए थे एक लड़की को। जबकि हमसे पूछा है कि सभी ने मिलाकर कितना खर्च किया। तो देखो ये तो एक ने खर्च किया है, मतलब ये तो एक का एवरेज है। आप इसको टोटल 12 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख पा रहे हो 12 गुणा 4 480, मतलब 480 से थोड़ा सा ऊपर। तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, यही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद कहता है पहली 15 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब आप बड़े ध्यान से देखो, पहली 15 सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट भी होता है। तो अगर जो पहली n सम संख्याओं का मैं एवरेज पूछूं, सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर्स,
तो अगर जो पहली n इवन नंबर्स होती है ना, उनका एवरेज n+1 होता है, ये आपको पता होगा। उसी तरीके से अगर मैं पहली n ऑड नंबर्स का एवरेज पूछूं तो वो इससे भी आसान है, वो n होता है, मतलब जितनी टर्म्स उतना ही एवरेज। तो यहाँ देखो 15 सम संख्याओं की बात चल रही है पहली, तो n+1 यानी 15 + 1 16 इस सवाल का आंसर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो 2 दर्जी है और उनको कुल मिलाकर ना 720 रुपये दिए जाते हैं, और उस 720 में से कितने रुपए किस दर्जी को मिले, तो उसके लिए हमें एक रेशियो चाहिए। तो पता ये रखा है कि भाई इन 2 दर्जियों के नाम जैसे कि x और y हैं, तो x को ना y से, मतलब y को जो भी राशि दी है उसका 140% x को मिला है। मतलब अगर मैं मान लूँ कि y को 100 रुपये मिले होंगे तो 140 x को मिले होंगे। और छोटा अगर आप इनको कर लो तो आप कह सकते हो कि भाई इनको 7:5 में पैसा दिया गया होगा। अच्छा, दोनों का मिलाकर पैसा 7 और 5 12 बन रहे हैं, और इसी 12 यूनिट की वैल्यू आपको 720 दे रखी है, जो कि 60 टाइम्स है, या फिर 1 यूनिट की वैल्यू 60 है। तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 7 × 60, 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है 5 × 60। तो आपसे पूछा है कि भाई वाई को कितना भुगतान किया गया, तो आंसर होगा 5 × 60 यानी कि 300 रुपये। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, कहता है 2 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट के मार्क्स 12 ज़्यादा है दूसरे से। ठीक है, देखो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 2 स्टूडेंट ए और बी है। तो आपको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा याद रखना है कि ये वो स्टूडेंट है जिसके 12 नंबर ज़्यादा हैं। अच्छा, इसी बच्चे के नंबर ना देखो, दोनों बच्चों के योग का 60% है, मतलब दोनों ने मिलाकर मान लो 100 नंबर लिए, तो 100 में से 60% तो इसी बच्चे के हैं, तो यानी दूसरे बच्चे के 40 होंगे। और छोटा अगर हम इस रेशियो को करें तो आप बोलोगे 3:2 लिख सकते हैं कि इस रेशियो में दोनों के नंबर है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर 3 और 2 के अनुपात में इनके नंबर है तो इसका मतलब ए के नंबर बी से 1 ज़्यादा है, लेकिन 1 ज़्यादा नहीं है, 12 नंबर ज़्यादा है, तो 1 की वैल्यू होगी देखो 12। जब आप 12 से दोनों को गुणा करोगे तो आपको पता चलेगा इनमें से एक बच्चे के 36 नंबर हैं और दूसरे बच्चे के 24 नंबर हैं। बस यही इसका आंसर होगा। चलते हैं भाई अगले पर। देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन और भी आसान है। कहता है कि 5वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा में 60 छात्र थे, जिनमें से 15 असफल रहे, तो कितने छात्र पास हुए। अब देखो टोटल बच्चे 60 हैं, आप या तो पहले फेल वाले बच्चे निकाल लो, 15% निकाल लो। तो 15% जो इसका मिलेगा आपको, मतलब इसको आप कैलकुलेट करना, जैसे ये 3 हो गया और ये 20 हो गया, 20 से ये नंबर 3 बारी, तो आपको मिलेगा कि 9 बच्चे फेल हैं। और अगर 60 में से 9 बच्चे फेल है तो फिर पास कितने होंगे, आप बोलोगे 60 में से 9 घटा लो, 51। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ बता रखा है कि 15% का लॉस जो होता है वो तो सेलिंग प्राइस पर होता है, तो वही लॉस अगर हम कॉस्ट प्राइस पर निकालें तो कितना परसेंट होगा। अब 15% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, 3/20, क्योंकि ये 15% लॉस दिखा रहा है तो इसीलिए ऊपर वाला नंबर तो लॉस को रिप्रेजेंट करेगा, और नीचे वाला नंबर वैसे तो सीपी को रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये लॉस हमने ना देखो सेलिंग प्राइस पर निकाला है, तो यानी कि ये सेलिंग प्राइस को बता रहे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 20 रुपये में कोई सामान बेचा और 3 का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब है कि हमने वो सामान 23 रुपये में ख़रीदा होगा, मतलब सीपी जो होगा वो 23 रुपये होगा। अब यही प्रॉफिट परसेंट आपको ठीक करना है, मतलब सीपी पर निकालना है। तो आप बोलोगे लॉस तो ठीक है 3 का, बस ये हमें सीपी पर निकालना है यानी 23 पर, और परसेंट के लिए 100। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा 13.04%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई अगला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, पाई चार्ट का है। इसमें बता रखा है कंपनी 12,000 बोतल के परिवहन, देखो कंपनी 12,000 बोतलों के परिवहन के
लिए 36,000 रुपये का भुगतान करती है। परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो 12,000 बोतलों को अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो 36,000 रुपये लगते हैं, तो एक बोतल पर 3 रुपये लगेंगे। और एक बोतल मैं इसलिए बना के दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि जो आंसर है ना वो भी देखो एक बोतल गई है, तो इसीलिए जो खर्च हुआ है एक बोतल पर ट्रांसपोर्टेशन में वो मैंने आपको समझा दिया, 3 रुपये है। दूसरी बात ये है कि अगर हम देखें कि परिवहन पर कितना खर्च हो रहा है, 25%, मतलब कि एक बोतल पर भी 25% ही खर्च होगा और सभी बोतलों पर भी 25, तो यानी कि ये ना 25% की वैल्यू है। अब पूछा क्या है हमसे, कहता है पानी की बोतल पर कुल मार्जिन क्या है। तो आप देख पा रहे हो ये मार्जिन है, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये कुल मार्जिन आ जाएगा 26%, मतलब 26% की वैल्यू हमने निकालनी है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे जब 3/25 से आपको 1% की वैल्यू मिल जाएगी, और साथ साथ 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26% की वैल्यू मिल जाएगी, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपको ना 3.12 रुपीज़ मिल जाएगी बहुत ईजिली। आ जाओ भाई इसके नीचे अगला सवाल। अगले सवाल में एक हमें दे रखा है ग्राफ। अब कहता है कि 2014-18 से भारत द्वारा आयातित मात्रा को दर्शाता है। सबसे ज़्यादा दो आयात और सबसे कम दो आयात का अनुपात क्या है। देखो यार, सबसे ज़्यादा दो आयात कौन कौन से हैं। आप बोलोगे सबसे ज़्यादा तो 2200 है, फिर इसको हटा दिए तो सबसे ज़्यादा 1800 है। तो सबसे ज़्यादा दो आयात हमें पता चल गए और इनका योग 2200 और 1800 आप समझ रहे हो 4000 होता है। अब इनका रेशियो निकालना है हमें किसके साथ, दो सबसे कम आयात। तो सबसे छोटे दो नंबर आप कहोगे, एक तो देखो 1450 है और एक 1550 है, इनको जोड़ोगे तो 3000 बन रहे हैं, और बस इन्हीं का रेशियो पूछा है, तो आंसर रहेगा 4:3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई, अगले क्वेश्चन में बोला है कि प्रतिवर्ष 4% साधारण ब्याज से 100 रुपये को 500 रुपये हो जाने में कितना समय लगेगा। अब देखो ये यहाँ क्वेश्चन गलत है। अगर आप खुद ही बताओ 100 रुपये से 500 रुपये अगर आप बनाना चाहते हो तो इसका मतलब है कुल ब्याज हमें 400 रुपये चाहिएगा। भाई 100 रुपये प्रिंसिपल है और 500 रुपये अमाउंट है, तो कुल ब्याज 400 रुपये चाहिए। जबकि एक साल में ना हमें 4% ब्याज मिल रहा है और 100 रुपये का 4% 4 रुपये होते हैं। तो 4 रुपये अगर एक साल में ब्याज मिलेगा और 400 रुपये हमें ब्याज चाहिए तो 100 साल लगेंगे। जबकि आंसर बहुत छोटा से दे रखा है 5 वर्ष, तो वो बिल्कुल गलत है। चलते हैं अगले पर। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और यहाँ हमें क्या बता रखा है कि 8,000 रुपये प्रिंसिपल है और 8820 रुपये यहाँ पर अमाउंट है, और ये 2 वर्षों में होता है। मतलब होता तो एक वर्ष में है बट हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली का मतलब होगा कि उन एक वर्ष में ना हमने 2 बार ही ब्याज दिया होगा। अर्धवार्षिक का मतलब होता है छठे महीने ब्याज देना। तो एक साल के लिए आप अगर अर्धवार्षिक दर लेते हो तो आपको 2 बार ही ब्याज देना होगा। तो करना क्या होता है, देखो कभी भी अपने पास प्रिंसिपल और अमाउंट हो ना, तो सबसे पहला काम होगा उनको रेशियो में तब तक बनाते चलो जब तक हमें वो स्क्वायर नज़र ना आ जाए। हाँ, अगर 3 साल का केस होता, मतलब 3 बारी का केस होता, तो फिर हम तब तक काटते जब तक क्यूब नज़र ना आ जाए। तो जैसे ही आप इसको छोटा करोगे ना, आपको 400 और 441 मिल जाएगा, और ये स्क्वायर्स होते हैं। तो उसके बाद आप क्या करोगे कि अंडर रूट करोगे। अंडर रूट करने पे आपको पता चलेगा कि हर बारी जो हमने ब्याज दिया है ना वो किस रेशियो में दिया है। तो 20 रुपये हमारे 21 रुपये बन कर गए हैं, तो 1 रुपये यानी कि ब्याज का दिया है, और 1 रुपये ब्याज का दिया है 20 पर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं हमने कितना % ब्याज दिया है। मेरी बात ध्यान से समझना, कितना % ब्याज है वो नहीं, कितना % ब्याज हमने दिया है। और क्योंकि हम अर्धवार्षिक रूप से ब्याज दे रहे हैं, 5 मतलब 6 महीने में 5% दे रहे हैं, तो पूरे साल की दर क्या होगी, तो वो होगी 10%। ये इसका आंसर होगा। चलो भाई, यहाँ एक पेपर ख़त्म होता है।